एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। एक कंपनी के अंदर क्या मेजॉरिटी को गलत होने का हक है? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल का जवाब दोस्तों पूरे कंपनी लॉ की आप कह सकते हैं नींव है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग दुनिया में डाइव करते हैं। हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम लोग मिलकर टैकल करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 LLB का यूनिट 5 और मैं आपको गारंटी देता हूं इस एक एक्सप्लेनर में हम आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। मेजॉरिटी रूल क्या है, माइनॉरिटी को कैसे बचाया जाता है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या चीज़ है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज रिस्ट्रक्चर कैसे होती हैं। बेसिकली ये आपके एग्जाम्स के लिए एक ऑल इन वन पैकेज होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं हमारे रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे मेजॉरिटी के रूल के साथ, समझेंगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है। फिर हम उस रूल में कुछ एक्सेप्शंस यानी कि क्रैक्स ढूंढेंगे। इसके बाद हम माइनॉरिटी के सबसे बड़े शस्त्र, सबसे बड़े शील्ड की बात करेंगे, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। फिर आएगा एक्शन पैक्ड सेगमेंट, जहां हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को समझेंगे। और हाँ, एंड में आप सबके लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन और एक छोटा सा Q&A सेशन भी है। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। कंपनी लॉ का आप कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, और वो है मेजॉरिटी इज सुप्रीम। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इस एक लाइन पर दोस्तों पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो ये मेजॉरिटी रूल है क्या चीज़? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है, जिसके पास ज्यादा वोट उसकी सरकार, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी में शेयर होल्डिंग की डेमोक्रेसी चलती है। यानी जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, कंपनी के बड़े डिसीजंस में उनकी ही बात मानी जाएगी। इससे होता क्या है, कंपनी के डिसीजंस फटाक से लिए जाते हैं और कंपनी आगे बढ़ती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की, इस पूरे रूल की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई एक लैंडमार्क केस से। इसका नाम तो आपको बिल्कुल रट लेना है, एग्जाम में लिखना ही लिखना है। फॉस वर्सेस हार्बॉटल 1843। ये वो केस है जिसने लिटरली कंपनी लॉ का इतिहास लिख दिया। अच्छा, तो इस केस में हुआ क्या था? चलिए इसको आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। फैक्ट्स बिल्कुल सिंपल थे। दो छोटे छोटे यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स पर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि डायरेक्टर्स कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या एक अकेला शेयर होल्डर कंपनी को हुए नुकसान के लिए केस फाइल कर सकता है? और कोर्ट का जजमेंट दोस्तों आने वाले 100 सालों के लिए कंपनी लॉ की दिशा तय कर गया। जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसलिए कंपनी के खिलाफ हुए रॉन्ग के लिए केस करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ कंपनी का है। इसी को कहते हैं प्रॉपर प्लेंटिफ रूल। बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस एक जजमेंट से दो बड़े बड़े पिलर्स, दो मजबूत स्तंभ खड़े हो गए। पहला, प्रॉपर प्लेंटिफ रूल, मतलब अगर कंपनी के साथ गलत हुआ है तो प्लेंटिफ यानी केस करने वाला भी कंपनी ही होगी, कोई एक शेयर होल्डर नहीं। और दूसरा, इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि अगर कंपनी के अंदर का कोई मामला है, कोई इरेगुलरिटी है जिसे मेजॉरिटी मेंबर्स आपस में वोट करके ठीक कर सकते हैं, तो कोर्ट उसमें अपनी नाक नहीं अड़ाएगा। ये दो पिलर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक लीगल किला, एक फोर्ट्रेस की तरह काम करते हैं। ये कोर्ट देखिए, ये उस जजमेंट की आत्मा है, उसका सार है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ समझिए। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने 100 करोड़ का फ्रॉड भी किया है, तो एक अकेला माइनॉरिटी शेयर होल्डर उन पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि केस करने का डिसीजन भी कंपनी की मेजॉरिटी ही लेगी। देखा आपने? द होल पॉइंट इज, इन अ कंपनी मेजॉरिटी इज द किंग। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? क्या हो अगर राजा ही अत्याचारी हो जाए? क्या हो अगर मेजॉरिटी ही गलत काम करने लगे? अगर वो किले की दीवारें माइनॉरिटी को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए इस्तेमाल होने लगे? बस यहीं से पिक्चर में आते हैं एक्सेप्शंस। ये वो दरारें हैं, वो रास्ते हैं जहां से एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठा सकता है। और ये है वो 4 एक्सेप्शंस। इन्हें आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। पहला है अल्ट्रा वायरस या इलीगल एक्ट्स, जब कंपनी अपने दायरे से बाहर जाकर काम करे। दूसरा, फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, जब मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी के साथ धोखा करने लगे। तीसरा, एक्ट्स रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजॉरिटी। और चौथा, जब आपके पर्सनल राइट्स का ही इन्फ्रिंजमेंट हो। चलिए अब इन सभी ब्रह्मास्त्रों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अल्ट्रा वायर्स, इसका सीधा सा मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। मान लीजिए कंपनी का काम है, लेट्स से बिस्किट बनाना, जैसा कि उसके मेमोरेंडम में लिखा है,
और वो कंपनी अचानक से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दे, तो ये एक्ट क्या हुआ? ये हुआ अल्ट्रा वायर्स। और ये इतना सीरियस है कि 100% शेयर होल्डर भी मिलकर इसको ठीक नहीं कर सकते, रैटिफाई नहीं कर सकते। ये शुरू से ही वॉइड होता है और ऐसे केस में एक अकेला माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी कोर्ट जाकर कंपनी को रोक सकता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पर। ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कीजिए कि कंपनी के जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को बहुत ही सस्ते दाम में किसको बेच रहे हैं? अपने आप को ही। और फिर अपनी मेजॉरिटी पावर का इस्तेमाल करके कंपनी को अपने ही खिलाफ केस करने से रोक रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये है फ्रॉड ऑन द मिनॉरिटी। यहाँ पर रॉन्ग डूअर्स ही कंट्रोल में है। ऐसे में कोर्ट कहता है ठीक है, कंपनी केस नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम माइनॉरिटी को डायरेक्ट एक्शन लेने की इजाजत देते हैं। अब देखिए, कुछ डिसीजंस कंपनी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी यानी 51% काफ़ी नहीं होता। लॉ कहता है कि इनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी यानी 75%। अब अगर मेजॉरिटी ग्रुप इस रूल को तोड़कर 60% वोट से ही वो डिसीजन ले लेती है तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा फेमस केस एडवर्ड्स वर्सेस हॉलीवेल में हुआ था। तो अभी तक हमने बात की कॉमन लॉ एक्सेप्शंस की, लेकिन अब आते हैं मॉडर्न सॉल्यूशन पर। लॉ मेकर्स ने देखा कि माइनॉरिटी को और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक ढाल दी है, एक अल्टीमेट वेपन दिया है, और इसका नाम है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की प्रोविजंस। दोस्तों, ये सेक्शंस 241 से लेकर 246 तक, इन्हें आप अपने दिमाग में, नोट्स में हर जगह हाईलाइट कर लीजिए। ये अपने आप में एक कंप्लीट कोड है। ये फॉस वी हार्बॉटल की जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, उनका जवाब है। ये माइनॉरिटी को सीधे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का दरवाजा खटखटाने का पावर देता है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। चलिए इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ऑपरेशन यानी अत्याचार, इसका फोकस किसके ऊपर है? मेंबर के ऊपर। ऐसा कोई भी काम जो एक मेंबर के लिए बर्डनस हो, हार्श हो, रॉन्गफुल हो। एग्जाम्पल, आपकी शेयर होल्डिंग को कमजोर करने के लिए मेजॉरिटी ने सीक्रेटली नए शेयर्स इश्यू कर दिए। ये है ऑपरेशन। दूसरी तरफ है मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन। इसका फोकस किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। ऐसा काम जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल, कंपनी का पैसा डायरेक्टर्स अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाल रहे हैं। सिंपल राइट? लेकिन रुकिए, NCLT का दरवाजा हर कोई नहीं खटखटा सकता। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक थ्रेशहोल्ड है जिसे आपको पार करना होगा, और ये नंबर्स सेक्शन 244 में दिए गए हैं। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको क्या चाहिए? या तो कम से कम 100 मेंबर्स इकट्ठा कीजिए, या फिर आपके पास टोटल मेंबर्स का 1/10 हिस्सा होना चाहिए, या फिर आपके पास कंपनी की टोटल इशूड शेयर कैपिटल का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी होगी। और अगर आपने NCLT को कन्विंस कर लिया कि हाँ, कंपनी में गड़बड़ हो रही है, तो फिर सेक्शन 242 NCLT को देता है सुपर पावर्स। मैं मजाक नहीं कर रहा। NCLT के पास इतनी वाइड पावर्स हैं कि वो कुछ भी ऑर्डर दे सकता है जो उसे ठीक लगे। वो कंपनी का डे टू डे काम रेगुलेट कर सकता है, वो गलत डायरेक्टर्स को उनके कुर्सी से हटा सकता है। सोचकर देखिए, वो मेजॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है कि तुम माइनॉरिटी के सारे शेयर्स खरीदो और उन्हें कंपनी से इज्जत से विदा करो, या वो गलत एग्रीमेंट्स को एक झटके में कैंसिल कर सकता है। दिस इज रियल पावर। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर। जब एक कंपनी बड़े बदलाव से गुजरती है, जब वो खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड करना चाहती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये वो प्रोसेस है दोस्तों जहां फेयरनेस के, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के सारे प्रिंसिपल्स का असली टेस्ट होता है। ये 4 टर्म्स आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनका डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब है झगड़ा सुलझाना, आमतौर पर क्रेडिटर्स यानी लेंडर्स के साथ। दूसरा अरेंजमेंट। ये एक बड़ा टर्म है जिसमें कंपनी अपने शेयर कैपिटल को या बिजनेस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करती है। फिर आता है मर्जर। मर्जर में एक कंपनी दूसरी में समा जाती है, यानी A+B रिजल्ट्स इन A, B खत्म। जबकि एमालगमेशन में 2 कंपनीज मिलकर एक बिल्कुल नई तीसरी कंपनी बनाती हैं, यानी A+B रिजल्ट्स इन C, A और B दोनों खत्म।
तो ये इतना बड़ा काम, ये रीस्ट्रक्चरिंग होता कैसे है? सेक्शन 230 इसके लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है। प्रोसेस शुरू होता है एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन डालने से। फिर एनसीएलटी एक मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देता है, क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की, ये इंश्योर करने के लिए कि सबकी बात सुनी जाए। इस मीटिंग में स्कीम पर वोटिंग होती है और अगर स्कीम पास हो जाती है तब एनसीएलटी उस पर अपनी आखिरी मोहर यानी फाइनल सैंक्शन देता है। तो ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये एक बहुत ही रेगुलेटेड, सोचा समझा प्रोसेस है। और उस मीटिंग में पास होने के लिए गोल्डन नंबर क्या है? वो नंबर है 75%, यानी 3/4 इन वैल्यू। और ये इन वैल्यू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 75 लोग हाँ बोल दें। इसका मतलब है कि जितने लोग वोट कर रहे हैं उनके पास कंपनी के टोटल शेयर्स या डेट की 75% वैल्यू होनी चाहिए। ये एक बहुत हाई थ्रेशोल्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि स्कीम को सभी बड़े स्टेक होल्डर्स का समर्थन हासिल है। ऑल राइट, सब कुछ पढ़ लिया है। अब टाइम है एग्जाम से जस्ट पहले वाले रिवीजन का। तैयार है? लेट्स डू अ 30 सेकेंड रैपिड रिवीजन, सारे की पॉइंट्स एकदम सुपरफास्ट तरीके से। ओके, लेट्स गो। मेजॉरिटी रूल का फाउंडेशन क्या है? फॉस वर्सेस हार्बोटल। रूल क्या है? कंपनी ही प्रॉपर प्लेंटिफ है। इसके एक्सेप्शंस 4 हैं: अल्ट्रावायरस, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और पर्सनल राइट्स। माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? स्टैट्यूटरी शील्ड, सेक्शंस 241 से 246, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सुप्रीम पावर किसके पास है? एनसीएलटी के पास, अंडर सेक्शन 242। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सेक्शन 230। कितना अप्रूवल चाहिए? 75% इन वैल्यू। दैट्स इट, पूरा यूनिट रिवाइज हो गया। अब देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ है और कितना समझ में आया। चलिए कुछ सिंपल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रॉपर प्लेंटिफ रूल क्या है? आई एम श्योर आप सबको याद आ गया होगा। ये वो प्रिंसिपल है जो फॉस वर्सेस हार्बोटल केस से निकला है और ये कहता है कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो केस करने का सही व्यक्ति, प्रॉपर प्लेंटिफ, कंपनी खुद है, ना कि कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर। दूसरा सवाल, ऑपरेशन के लिए पिटिशन फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल है? जवाब है सेक्शन 244 के वो 3 नंबर्स, याद है ना? कम से कम 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, या फिर वो मेंबर्स जिनके पास इश्यूड शेयर कैपिटल का कम से कम 1/10 हिस्सा हो। और आखिरी सवाल, मर्जर और अमालगमेशन में मेन डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सिंपल है। मर्जर में एक कंपनी दूसरी को निगल लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, यानी A + B = A। जबकि अमालगमेशन में 2 या ज्यादा कंपनीज मिलकर एक बिल्कुल नई फ्रेश कंपनी बनाती है, यानी A + B = C। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना याद रखिएगा कि कंपनी लॉ सिर्फ मेजॉरिटी के वोट की ताकत के बारे में नहीं है, ये माइनॉरिटी की आवाज को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी है, क्योंकि असली कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी इसी बैलेंस में छुपी है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप कोई नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।